हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने भी तरीके होते हैं, मतलब नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम कितने मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर सैम्पलिंग। उन्हें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये शुरू किया हुआ है टॉपिक हमारा। सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं सैम्पलिंग का, जिसका नाम है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि 3 तरीके हैं जो हमें जानने हैं और तीनों तरीकों के नाम हम देख चुके हैं। सबसे पहला मेथड जो नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है उसका नाम है पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, नाम से पता लग रहा है कि इसका क्या मतलब होगा या इस तरीके से हम सैंपल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग ना मतलब इन्वेस्टिगेटर जब अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करे, मतलब इन्वेस्टिगेटर उन सैंपल्स को सेलेक्ट करे जिनसे इन्वेस्टिगेटर का जो पर्पस है वो पूरा होता हो। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर को वैसे सैंपल आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन लगे कि दे आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, सो दैट मेथड इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, इसके मीनिंग को हम जरा देख लें यहाँ पे लिख करके। सो पर्पसिव सैम्पलिंग इज अ मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर himself या chooses himself chooses the sample items from the population which in his opinion are the best representative of the population is called purposive or judgmental और डेलिबरेट सैम्पलिंग। बहुत ही आसान है ये। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपने आप खुद से चूज करते हैं सैंपल आइटम को फ्रॉम द पॉपुलेशन और वो उन्हीं आइटम्स को चुनते हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर की ओपिनियन में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द होल पॉपुलेशन। सो इस तरीके से सैंपल चुनने के या इस तरीके से जब हम सैंपल चुनते हैं तो उस मेथड को हम पर्पसिव सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। इसे ही हम डेलिबरेट सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं और इसी मेथड को हम जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। इसके कोई एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो जैसे मैंने आप सबको कहा है कि आप मुझे बताएं कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड विच मोबाइल कंपनी सेल्स देयर फोन्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो उस केस में आपको चूँकि चाहिए कि कौन सी मोबाइल कंपनी के बारे में आपको जानना है कि कौन सी मोबाइल कंपनी ने सबसे ज़्यादा सेल किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो इसमें अगर आप पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं तो आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग किसी भी एक कंपनी को ले सकते हैं। मतलब आपका पर्पस क्या है? मोबाइल कंपनीज के सेल का पता करना। और बहुत सारी मोबाइल कंपनियां, मोबाइल फ़ोन्स बेचने वाली कंपनीज हैं। आप उनमें से किसी भी एक कंपनी को ले सकते हैं जो कि आपको लगे, आपके ओपिनियन में बेस्ट हो। मतलब आपको लगे कि ये मोबाइल कंपनी जो है इसने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सेल करी है। तो आपने अपने पर्पस के हिसाब से चुना
दैट मेथड इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। अब हमको इसके मेरिट्स डिस्कस कर लेने हैं, क्या मेरिट्स हैं पर्पसिव सैम्पलिंग के, देन आफ्टर हम इसके डिमेरिट्स पे चलेंगे। तो जो पहला मेरिट है पर्पसिव सैम्पलिंग का वो यही है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने अनुसार सैंपल आइटम को चुनता है। तो ये पर्सन टू पर्सन के ओपिनियन से वैरी कर सकता है, मतलब व्यक्ति बदलेंगे तो उनका ओपिनियन बदल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने पर्पस के हिसाब से इस मेथड को यूज़ कर सकता है। तो इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल मेथड, जो कि एक मेरिट है इस मेथड का। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट में, फैसिलिटेट्स पर्पस ऑफ दी स्टडी। इस मेथड का अगर आप इस्तेमाल करते हुए सैंपल आइटम को चुनते हैं तो काफ़ी हद तक आपका जो उद्देश्य है, आपकी स्टडी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। फैसिलिटेट्स मतलब ये तरीका जो भी उद्देश्य होता है स्टडी का, उस उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। और पॉइंट अगर हम कहें मेरिट में, तो भाई ये बड़ा सिंपल तरीका है, इट्स वेरी सिंपल। ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है ऑन द ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अब ओपिनियन के हिसाब से काम करना है। आप कह सकते हैं हमने पर्पसिव सैम्पलिंग किया है, अपने ओपिनियन के हिसाब से काम किया है, तो आपके ओपिनियन में जो आपको सही लगे आप वो काम कर सकते हैं अंडर द पर्पसिव सैम्पलिंग। इससे ज़्यादा सिंपल और क्या ही हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए मेरिट के। एंड नाउ डिमेरिट्स की बात करते हैं हम कि क्या डिमेरिट्स होंगे पर्पसिव सैम्पलिंग के। तो जो सबसे पहला डिमेरिट आएगा इस मेथड का वो है बायस्ड। अगर आप ध्यान दें तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपने अनुसार काम कर रहा है। मतलब अगर बायस्ड होना चाहें, अगर जानबूझ के पर्सनल बायस कर ही देना चाहें, मतलब पर्सनली हम अपने अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार सैंपल आइटम को पिक करना चाहें, तो इस मेथड में हम वो काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में काम ही करना है अपने अनुसार। तो अगर हमारा कोई उद्देश्य है और उसको पूरा करते हुए हम अपने अनुसार काम करते हैं तो वो आपका बायस्ड कहलाता है मेथड, और ये मेथड इसीलिए बायस्ड है। सो दैट इज़ अ डीमेरिट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नॉट रिलायबल। देखिए, हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए या किसी भी तरह से वो एग्जैक्ट रिजल्ट जो उसको चाहिए वो उसी रिजल्ट को पाने के लिए अपने अनुसार सैंपल को चुन सकता है, तो बायस्ड हो गया। अब अगर अपने अनुसार वो सैंपल चुनता है तो फिर उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो थोड़ा सा अविश्वसनीय होगा, उस रिज़ल्ट पे भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये इस मेथड का एक डिमेरिट भी है। और एक पॉइंट इनएक्यूरेट, चूँकि इनएक्यूरेट रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं इस मेथड में, चांसेस हैं, चूँकि हम पर्पस के हिसाब से काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी जो रिज़ल्ट मिले वो सही मिले, और क्योंकि इनएक्यूरेट रिज़ल्ट मिल सकता है तो फिर ये तरीका भरोसेमंद नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि इसमें पक्षपात कर सकते हैं। पक्षपात किया तो गलत रिज़ल्ट मिलेगा, गलत रिज़ल्ट मिला तो फिर भरोसेमंद नहीं रह गया है ये। और इसी के साथ पर्पसिव सैम्पलिंग के जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे वो हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में जो कि नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही आता है, जिसका नाम है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग पता चल रहा है नाम से, जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग नाम से पता चल रहा था, पर्पस के अनुसार। कोटा सैम्पलिंग में नाम से पता लग रहा है कि पॉपुलेशन का कोटा बना देंगे और फिर उसमें से हम क्या करेंगे तो सैंपल आइटम्स को पिक कर लेंगे, और इस तरीके को हम कोटा सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, आइए देखें कोटा सैम्पलिंग की डेफिनेशन को। सो सेकंड जो है नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। इसमें क्या कर रहे हैं हम,
तो एक ऐसा तरीका, अ मेथड इन विच, एक तरीका जिसमें हम पॉपुलेशन को, इन विच पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स according to different characteristics and sampling is carried out. ठीक है, according to different characteristics and sampling is being done, या कह सकते हो carried out, is called quota sampling. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम पॉपुलेशन के आइटम्स का ग्रुप बना देते हैं, कोटा बना देते हैं, और फिर हम ग्रुप वाइज सैंपल को चुन लेते हैं. इस तरीके को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं. देखिए, इस मेथड को जब आपने देखा, पढ़ा, तो आपको ये थोड़ा सा सिमिलर लगेगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से. जो सैम्पलिंग का तरीका हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, उसमें भी क्या कर रहे थे, पूरे पॉपुलेशन को पहले कुछ स्ट्रैटा में बांट रहे थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आफ्टर दैट उसमें से रैंडमली सैम्पल आइटम पिक कर रहे थे. दिस इज द मेथड जिसमें हम पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को बिल्कुल ग्रुप्स में बांट रहे हैं और उसमें से सैंपल चुन रहे हैं, लेकिन सुनने में सेम लग रहा है, देखने में सेम लग रहा है, सेम नहीं है. डिफरेंसेस क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम जब भी ग्रुप बना रहे थे तो उससे पहले हम पॉपुलेशन में मौजूद जितने आइटम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहे थे. आफ्टर दैट हम उनके अनुसार, मतलब उनके नेचर के अनुसार ग्रुप बना रहे थे और फिर उसमें से रैंडमली सैंपल आइटम पिक कर रहे थे. कोटा सैम्पलिंग इज अ मेथड जिसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉपुलेशन के जितने आइटम्स हैं उनको हम कैटेगरीज में बांट रहे हैं विदाउट नोइंग द आइटम्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन. बिना पॉपुलेशन के आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी किए जब हम उसका ग्रुप बना दें तो उस तरीके को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं. मतलब ये बिना, मतलब क्या हो गया, तो इस मेथड में ना हम पहले से प्री प्लान कर लेते हैं कि हम इस तरह से पॉपुलेशन के आइटम्स को बांटेंगे इनटू डिफरेंट कोटास, ऑफ कोर्स डिफरेंट ग्रुप्स, और फिर हम उसमें से अपनी मर्जी से अपने अनुसार सैंपल को पिक कर लेते हैं. यहाँ पे जो भी काम हो रहा है रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, related to the selection of items from the different groups, ये सब इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से कर रहा है, प्री प्लान है. बट इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वहाँ पे जो भी काम हो रहा था रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रैटम, वो सारे काम जो है वो रैंडमली हो रहे थे. पहले तो आइटम्स के नेचर को समझा जा रहा था, फिर हो रहा था ग्रुप में डिवीजन, आफ्टर दैट हर एक ग्रुप से रैंडमली सैंपल आइटम पिक हो रहे थे. तो सुनने में तरीके सेम है बट सेम नहीं है. सो दिस इज अबाउट द कोटा सैम्पलिंग. अब हम बात करते हैं कि अच्छा, कोटा सैम्पलिंग का अगर एक एग्जाम्पल हम समझे तो मान लीजिए कि सेम एग्जाम्पल लेके चलूँ, मैं क्लास 11th के जितने बच्चे हैं इंटर साइंस कॉलेज में मौजूद उनमें से सैंपल लेना चाह रही हूँ. तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया है कि मैं पूरे पॉपुलेशन को जेंडर बेसिस पे डिवाइड कर दूंगी. बॉयज़ एंड गर्ल्स का 2 ग्रुप बना दूंगी और हर एक ग्रुप से 50-50 ईच
सैंपल का सिलेक्शन करके मैं सैंपल आइटम्स को चुन लूँगी। हो गया कोटा सैम्पलिंग। इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि भाई पूरे कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनकी और क्या विशेषताएं हो सकती हैं जिसके बेसिस पे मैं उनका बंटवारा कर दूं, या और कोई अलग नेचर हो सकता है उनका, ये सब नहीं किया मैंने बस सिंपली इस मेथड में किया ये कि पूरे पॉपुलेशन आइटम्स को अपनी मर्जी से बॉयज़ एंड ग्रुप का 2 ग्रुप बनाया और उसमें मैंने डिवाइड कर दिया और फिर मैंने उसमें से 50-50 सैम्पल आइटम को सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोटा सैम्पलिंग। अब बात कर लेते हैं कोटा सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या क्या हैं। भाई इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा, ये बड़ा इकोनॉमिकल तरीका है भाई, कम खर्चीला है क्योंकि सारा काम खुद ही कर रहे हैं। ऑलरेडी सोच के कर लिया है हमने, पहले से प्लान कर लिया है कि पॉपुलेशन को ऐसे ऐसे बांटना है, हर एक ग्रुप से हमको इतना इतना लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेना है एज अ सैम्पल। अच्छा 100 ये इसलिए था बिकॉज सपोज पूरे कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, तो उस केस में मैंने 100 आइटम्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल है, खर्चीला कम है। अच्छा साथ ही साथ रिलायबल भी है, मतलब चांसेस हैं कि इस मेथड में आपको भरोसेमंद जो सैंपल हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। मतलब चांसेस हैं कि आपको सही सैंपल आइटम्स मिल जाएं जिसके बेसिस पे जब आप स्टडी करो तो फिर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगा। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं। सो रिलायबिलिटी भी है इस मेथड में, तो ये मेथड जो है वे इसका एक मेरिट है। अच्छा रिलायबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है ना, वो ये मेथड इन्वेस्टिगेटर के स्किल पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेटर का जो भी स्किल है, अगर स्किल्ड है इन्वेस्टिगेटर तो फिर ये मेथड बड़ा सही है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब ये हो गए आपके मेरिट्स के 2 पॉइंट्स। नाउ कोटा सैम्पलिंग के डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला डिमेरिट है वो है बायस्ड, पर्सनल बायसनेस का शिकार है ये मेथड। कहने का मतलब है इस मेथड में हम प्री प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो एक प्री प्लानिंग हमने ऑलरेडी कर ली है, अपने अनुसार हम पॉपुलेशन आइटम्स को बांट रहे हैं, तो बायस्ड हो गया ये मेथड। और बायस्ड है तो फिर अपने मन से जब आप काम करोगे तो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इस मेथड में इम्पॉसिबल है टू डिटेक्ट सैंपल एरर। इस मेथड में आप एरर का पता ज़रा नहीं लगा सकते, या बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको एरर का पता लगाने में, क्योंकि आपने पॉपुलेशन के आइटम्स की स्टडी नहीं करी है। आपने प्री प्लान कर लिया कि पॉपुलेशन के आइटम्स को मैं कुछ इस तरह से बांटूंगा या बांटूंगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी एरर मौजूद होगा, आइटम्स से रिलेटेड जो भी एरर मौजूद होगा इन द पॉपुलेशन, आपको उसका पता नहीं चल पाएगा और ये इस मेथड के डीमेरिट्स में से काउंट हो जाएगा। और इस तरह से 2 पॉइंट्स हैं कोटा सैम्पलिंग के डिमेरिट में एंड 2 पॉइंट्स इसके मेरिट में। और इसी के साथ हमारा जो कोटा सैम्पलिंग है ये ख़त्म होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट थर्ड जो मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, उसको जिसका नाम है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैंने नाम के वक्त ही आपको बता दिया, या आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, होपफुली आपको समझ में आना चाहिए कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है। तो कन्वीनियंस वर्ड का मतलब होता है सुविधाजनक। तो थर्ड जो है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सबसे सुविधाजनक तरीका है सैंपल चुनने का। बड़ा कन्वीनियंट मेथड है ये। इस मेथड के अनुसार सैम्पलिंग जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इस तरीके से किया जाता है
कि इन्वेस्टिगेटर का जो भी कन्वीनियंस है, मतलब इन्वेस्टिगेटर को जिस भी सैंपल को चुनने में सुविधा हो, जिस सैंपल को चुनना उसके लिए आसान हो, इन्वेस्टिगेटर उसको चुन लेता है। पहला जो मेथड था पर्पसिव सैम्पलिंग, उससे ये मेथड थोड़ा अलग है। वहाँ पे पर्पस के हिसाब से काम कर रहे थे, यहाँ पे सुविधा के हिसाब से काम करेंगे। आइए देख लें कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मीनिंग को। सो अ मेथड in which sampling is being done by the investigator in such a manner in such a manner that is according to his convenience is called convenience सैम्पलिंग। एक ऐसा तरीका सैंपल चुनने का जिसमें इन्वेस्टिगेटर के द्वारा सैंपल कुछ इस तरह से या इस प्रकार से चुना जाता है, इन सच अ मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। मतलब इन्वेस्टिगेटर जब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को चुनता है, अपनी सुविधा के अनुरूप जब वो सैंपल आइटम्स को पिक करता है फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो उस तरीके को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैंने बोला है कि हज़ारीबाग में जितने क्लास 11th के बच्चे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, तो वहाँ पे आप पूरे हज़ारीबाग के बच्चों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सैम्पलिंग का तरीका अपना सकते हैं। और अगर आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं तो जैसे आपके क्लास फेलोज हो गए, आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स जितने भी हो गए, वो भी तो क्लास 11th के हैं, वो भी हज़ारीबाग में पढ़ रहे हैं। आप उन्हीं से अगर पूछ लें कि उनके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, तो इस तरीके को जब आपने अपने आसपास के ही आइटम्स को पिक कर लिया एज अ सैम्पल, आसपास का इसलिए पिक किया बिकॉज इससे हमें बड़ी कन्वीनियंस मिल रही है, मतलब बड़ी सुविधा मिल रही है, मेरा समय बच गया, मेरी मेहनत बच गई, मेरे पैसे बच गए, और इस तरह से हमने सैंपल को चुना, तो उस मेथड को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के मेरिट्स की बात कर लेते हैं हम फटाफट से। क्या फ़ायदे हैं इस मेथड के? भाई बड़ा सिंपल मेथड है, क्योंकि इस मेथड में कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। इस मेथड में हम अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आसान है ये तरीका, बहुत आसान है। इन्वेस्टिगेटर के खुद के नेचर पे और उसके सहूलियत के हिसाब से ये तरीका जो है वो यूज़ किया जा सकता है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। साथ ही साथ ये बड़ा इनएक्सपेंसिव तरीका है, मतलब कम खर्चीला है ये मेथड। इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, पैसे भी नहीं, मेहनत भी नहीं, समय भी नहीं, क्योंकि हम अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपल चुनेंगे। और सुविधा का मतलब ही हुआ कि जहाँ पे हमारी मेहनत बचे, जहाँ पे पैसे बचे, समय बचे, तो हम वो सब चीज़ बचाते हुए सैम्पलिंग करते हैं। तो इस मेथड में आपके वो चीज़ें खर्चे नहीं होते, तो बड़ा इनएक्सपेंसिव तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिमेरिट्स की। मेरिट्स में बस इतने ही पॉइंट्स हम लिखेंगे। डिमेरिट्स की बात करें अगर हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के, तो सबसे पहला डिमेरिट हम लिख सकते हैं बायस्ड। बायस्ड है ये, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली बायस्ड मेथड है। इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने अनुसार काम कर रहा है। जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल आ जाता है टर्म, जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू अ पर्सन टर्म आता है, तो उस तरीके को हम बायस्ड तरीका कंसिडर करते हैं। क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल जब अपने अनुसार काम करे, विच मीन्स कि वो बायस्ड है, और ये तरीका बायस्ड है। नेक्स्ट मेथड जो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज
साइंटिफिक। ये जो मेथड है ये अनसाइंटिफिक मेथड है। इस मेथड के अनुसार आप जब सैंपल चुनते हो तो उसमें आप कहीं से भी लॉजिक नहीं लगा रहे हो, कहीं से भी आप कॉज वगैरह की बात नहीं करते हो। ये एब्सोल्युटली अपने कन्वीनियंस पे आधारित है। तो जब हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं विदाउट चेकिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो फिर उस तरीके को हम अनसाइंटिफिक मेथड बोलेंगे। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच इज़ अनसाइंटिफिक। इसमें साइंटिफिक टर्म जैसा कुछ भी नहीं है, ये बड़ा अनसाइंटिफिक मेथड है। एंड द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज अनरिलायबल। ये एक तरीका है जो भरोसेमंद नहीं हो सकता है, मतलब कंप्लीटली तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ भरोसेमंद ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगेन इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस काम कर रहा है भाई। तो कन्वीनियंस के हिसाब से किया गया काम सही हो, ओरिजिनल हो और भरोसेमंद हो, इस बात पे थोड़ा डाउट है। और यही बात है इस मेथड के डिमेरिट नंबर 3 में कि दिस इज़ अ अनरिलायबल मेथड, भरोसेमंद कम है, नहीं है। और इसी पॉइंट के साथ हमारा जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लास्ट मेथड ये कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को जानना होगा इसी चैप्टर में ये हमारे सारे मेथड्स जो है ना ये कंप्लीट हो गए, उनका मीनिंग, उन सब के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के साथ हमने ये सारे जो मेथड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक इसमें जानना है, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सैम्पल। एक अच्छा सैम्पल कैसा होना चाहिए? तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर, अगर आपको याद है तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि एक अच्छा क्वेश्चनायर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सैम्पल। एक अच्छे सैम्पल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सैम्पल चुनने के तो तरीके हमने देख लिए, लेकिन कैसा होना चाहिए सैम्पल वो जानना होगा। तो सबसे जो पहला क्वालिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। एक अच्छा सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि जिस पॉपुलेशन से उसे लिया गया है वो उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, दर्शाए, और ट्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये सबसे पहली क्वालिटी हो गई। नेक्स्ट, एक अच्छा सैम्पल जो है वो आपका, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बोलने का मतलब हुआ कि आप सैम्पल में जितने भी आइटम्स को पिक करते हैं हर एक आइटम में नेचर में कुछ समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं जिससे हमें पॉपुलेशन के नेचर का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, हर एक आइटम कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, ताकि वो सारे मिल करके आपको उस पॉपुलेशन के बारे में बतला सकें जिस पॉपुलेशन से उनको पिक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द क्वालिटी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब हो गया कि सिलेक्शन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ अदर आइटम्स इन द सैंपल। मतलब सैंपल में आप जितनी भी आइटम्स ले रहे हो हर एक आइटम का जो सिलेक्शन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। किसी भी आइटम का सिलेक्शन किसी भी दूसरे आइटम के सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ ए गुड सैम्पल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त। एक अच्छा सैंपल वही होगा जो कि पर्याप्त मात्रा में है। मतलब एक अच्छा सैंपल वो कहलाएगा जिसमें आप जितने भी आइटम्स को रखते हैं वो सारे के सारे इनफ होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दें। बड़े ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होने चाहिए।
सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। ये कुछ मेन हम 4 पॉइंट्स में क्वालिटीज़ देख रहे हैं अबाउट द सैम्पल, और ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें इसी चैप्टर में ना एक और टॉपिक जानना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर। ये है क्या? बहुत हमने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर ली है, नाउ द टर्म इज एरर। एरर क्या है या कब अराइज होता है? तो देखिएगा, स्टैटिस्टिकल एरर जो है ये हमारा डिफरेंस होता है, अंतर है ये किन किन चीज़ों का। तो एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का। एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब हुआ वो वैल्यू जिसको हमने आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा कंक्लूड किया है, निकाला है, दैट इज आवर एस्टिमेटेड वैल्यू। एंड एक्चुअल वैल्यू मीन्स कि वो वैल्यू जो रियलिटी में है, और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसे हम स्टैटिस्टिकल एरर बोलेंगे। सपोज हमने एक बस में कंसिडर किया है कि इस बस में कुल कितने लोग बैठे हैं। सपोज कि हमने डेटा कलेक्ट किया कि एक बस में टोटल 36 लोग बैठे हुए थे, 36 पर्सन्स जो हैं वो इस बस में बैठे थे। दिस इज आवर एस्टिमेटेड वैल्यू, हमने एस्टिमेट किया। इन रियलिटी उस बस में सिर्फ 30 लोग थे, 30 ही व्यक्ति थे। यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के बीच में 6 का डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इंडिकेट्स स्टैटिस्टिकल एरर। होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है ये स्टैटिस्टिकल एरर। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल एरर के भाई कॉजेस क्या क्या हैं, क्यों ये एरर अराइज होता है इन केस ऑफ या इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये एरर अराइज कैसे हो जाता है या कब हो जाता है? तो इसके पीछे के कई कारण हैं। जैसा कि अब तक हम लोगों ने डिमेरिट्स में बड़े सारे पॉइंट्स पढ़े हैं सारे ही मेथड्स के, तो वो सारे कॉजेज हो जाएंगे स्टैटिस्टिकल एरर के। जैसे कि सबसे पहला, अगर आप इनएडिक्वेट सैंपल ले लेते हैं, मतलब अगर आप पर्याप्त मात्रा में सैंपल में आइटम्स को नहीं चुनते, तब आपको ये एरर देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं, अगर आप रॉन्ग सैंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं, मतलब आपने आइटम सेलेक्ट तो कर लिया एज अ सैंपल, बट वो आइटम्स आपके गलत आ गए, रॉन्ग आइटम्स को आपने सैंपल में ले लिया है, तो ये आपका एक कॉज हो गया कि स्टैटिस्टिकल एरर आपको तब भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर पर्सनल बायसनेस किया गया है, पक्षपात किया गया है बाय बोथ, इन्वेस्टिगेटर अगर पक्षपात कर रहा है तब भी एरर होगा। जानबूझ के उसने इंफॉर्मेशन को बदल दिया, गलत कर दिया, एरर आ जाएगा। एस्टिमेटेड वैल्यू अलग आ जाएगा, एक्चुअल कुछ और होगा। या फिर इन्फॉर्मेंट्स ने अगर जानबूझ के आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो वहाँ पे भी एरर जो है वो राइज हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में अगर बायसनेस दिखाया गया है बाय एनीवन, बाय द इन्वेस्टिगेटर और द इन्फॉर्मेंट्स, तो उस केस में आपको जो है एरर देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं एक पॉइंट कि अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है बाय द इन्फॉर्मेंट्स, तो फिर उस केस में भी हमें एरर देखने को मिलेगा। एक तो था कि जानबूझ के गलत आंसर कर दिया, एक है अगर गलती से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है तब भी ये एरर हमें देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर डिले होता है, डिले इन इंफॉर्मेशन, अगर जानकारी प्राप्त होने में देरी हो रही हो तब भी आपको स्टैटिस्टिकल एरर देखने को मिल सकता है। डिले जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया है, अब यहाँ पे बड़े सारे लोगों की मौत हो चुकी है मान लीजिए, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है, बट रियलिटी में 55 लोगों की मौत हो गई थी। 5 लोग और जो हैं वो मिल नहीं पाए, मतलब अभी नहीं मिल पाए, मिल जाएंगे धीरे धीरे। इस केस में
क्योंकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने में डिले हो रहा है, इसी वजह से फिलहाल आपके पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट इज 50 एंड द एक्चुअल वैल्यू इज 55. सो द डिफरेंस ऑफ 5 इज द स्टैटिस्टिकल एरर दैट अराइजेज ड्यू टू द डिले ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर डिले हो रहा है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में या पहुंचाने में, तब भी हमें एरर देखने को मिलता है. ये कुछ कॉजेज हैं स्टैटिस्टिकल एरर के. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर कितने हैं. तो 2 टाइप होते हैं स्टैटिस्टिकल एरर के. एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर और दूसरा है आपका नन सैम्पलिंग एरर. देखो नाम से पता चलेगा, सैम्पलिंग एरर का मतलब हुआ कि ये वो एरर है जो सैंपल लेते वक्त या सैंपल सेलेक्ट करते वक्त आपको होता है. मतलब जब आपसे गलती हो जाए सैंपल को सेलेक्ट करते वक्त, तब जो एरर अराइज होगा उसे हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं. ध्यान से सुनेंगे कि सैम्पलिंग एरर में गलती किस तरह की होती है. अगर हमने स्मॉलर सैंपल चुन लिया है, स्मॉलर सैंपल का हमने अगर सिलेक्शन कर लिया है, इनएडिक्वेटली लिया है, तो उस केस में आपको स्टैटिस्टिकल एरर यानी कि सैम्पलिंग एरर देखने को मिलेगा. अब ये आपका क्यों हुआ? स्मॉलर सैंपल के चुनने से. अगर हम इसको ठीक करना चाहें, यानी कि सैम्पलिंग एरर को अगर हम मिनिमाइज करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? यस, बिल्कुल. क्यों हुआ है भाई? तो छोटा सैंपल ले लिया था इसीलिए हुआ था, तो ठीक करने के लिए बड़ा साइज ले लेते हैं सैंपल का. सो सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द लार्जर साइज ऑफ द सैंपल. सो इसको हम ठीक कर सकते हैं. व्हाट इज नन सैम्पलिंग एरर? तो ये आपका सैम्पलिंग करते वक्त होने वाली गलती नहीं है, लेकिन जो नन सैम्पलिंग एरर है ना, ये हमारा तब अराइज हो जाता है जब हमने सारे काम बड़े अच्छे से कर लिया है. मतलब डेटा कलेक्शन कर लिया, सैंपल वगैरह सब बहुत अच्छे से ले आए हैं, एनालाइज कर लिया है. अब हम उसको एसरटेनमेंट के स्टेज पर हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हैं, निष्कर्ष निकालने ही वाले हैं, और उस समय हमसे जो गलती हो जाए उसे हम नन सैम्पलिंग एरर कहते हैं. जैसा कि सैम्पलिंग एरर शुरुआत में होने वाली गलती है सैंपल लेते वक्त, नन सैम्पलिंग एरर हमारी आखिरी या लास्ट स्टेजेस में होने वाली गलती है. एसरटेनमेंट मतलब जब आप बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं तब की गलती है. इसको ठीक कर सकते हैं बड़ा साइज सैंपल का लेकर, बट नन सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इस एरर का पता चल पाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे फाइनल स्टेजेस पे होने वाली गलती है इसी वजह से. सो नन सैम्पलिंग एरर के रेलेवेंस में अगर हम बात कहें कि क्या नन सैम्पलिंग एरर रियलिटी में देखने को मिलता है, बिल्कुल. नन सैम्पलिंग एरर जो है, जो आपके इंडिया में सेंसस डेटा कंडक्ट होता है, जनगणना आंकड़े जो जमा किए जाते हैं, उसमें आपको नन सैम्पलिंग एरर देखने को मिल सकता है. तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग एरर एंड नन सैम्पलिंग एरर. इसी के साथ स्टैटिस्टिकल एरर का मीनिंग, उसके कॉजेज और उसके टाइप्स हमने देख लिए हैं, और स्टैटिस्टिकल एरर टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म होता है. अब हम अपने अगले क्लास में चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. आप बच्चों के पास उस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है, आपका काम है उसको पढ़ लेना, नोट कर लेना, फिर हम उसके वीडियो क्लासेस जो हैं वो करेंगे. थैंक यू.